हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर की बात की जाए तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जावा लैंग्वेज में जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन डेटा टाइप्स को टोटल मिला के दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी को बोला जाता है प्रिमिटिव टाइप्स और दूसरी कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है रेफरेंसेस। प्रिमिटिव की बात की जाए तो प्रिमिटिव में टोटल मिला के दो कैटेगरी होती है। पहला होता है न्यूमेरिक टाइप और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक की बात की जाए तो न्यूमेरिक में टोटल मिला के दो कैटेगरी होती है। पहला होता है इंटीग्रल डेटा टाइप्स और दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। डन। बट आज की बात की जाए तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रल डेटा टाइप्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, उनका बिहेवियर क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, इंटीग्रल कैटेगरी की बात की जाए तो इंटीग्रल कैटेगरी में वो सारे डेटा टाइप्स आएंगे या वो सारी वैल्यूज आएंगी जो कि होल नंबर के फॉर्म में अवेलेबल होती है या फिर इंटीजर्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है। ध्यान रखना। तो अगर मैं इंटीग्रल की बात करूं तो इंटीग्रल डेटा टाइप्स उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट नहीं होता। वो क्या कहलाएंगे? आपके इंटीग्रल्स। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, इंटीग्रल डेटा टाइप्स की बात की जाए तो आपने अगर सी लैंग्वेज को पढ़ रखा है तो वहां पर केवल एक डेटा टाइप होता था, इसका नाम होता था इंटीजर। बट जावा लैंग्वेज की बात की जाए तो जावा लैंग्वेज में ऐसी वैल्यूज जिनमें आपका डेसिमल पॉइंट नहीं होता उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा लैंग्वेज में ओवरऑल मिलाकर चार डेटा टाइप प्रोवाइड किए गए भाई साहब। चार, ठीक है, चार डेटा टाइप। कौन कौन से? बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर मैं यहां पर बात करता हूं बाइट की, तो जो बाइट डेटा टाइप होता है वो जावा लैंग्वेज का सबसे छोटा डेटा टाइप है। और बाइट की बात की जाए तो जो बाइट होता है वो टोटल मिला के 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो 8 बिट। डन। इसके अलावा हमारा दूसरा डेटा टाइप कौन होता है? जिसे बोला जाता है शॉर्ट। और शॉर्ट की बात की जाए तो जो शॉर्ट डेटा टाइप होता है वो टोटल मिलाकर 2 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और 2 बाइट मतलब कितने बिट? 16 बिट। डन। अगर मैं बात करता हूं इंटीजर डेटा टाइप की, तो जो इंटीजर होता है वो जावा लैंग्वेज में टोटल मिलाकर 4 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और 4 बाइट मतलब कितने बिट? 32 बिट। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं लॉन्ग की, तो जो लॉन्ग डेटा टाइप होता है वो जावा लैंग्वेज में टोटल मिला के 8 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। और 8 बाइट मतलब क्या? 64 बिट। मतलब हर डेटा टाइप की बात किया तो हर डेटा टाइप का साइज क्या? अलग अलग। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर सी लैंग्वेज तो बड़ी अच्छी थी कि अगर मुझे ऐसी वैल्यू स्टोर कराना है जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो आप किसका यूज करते थे? इंटीजर का। बात खत्म हो जाती थी। बट जावा में ये अलग अलग कैटेगराइजेशन क्यों किए गए हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अब एक चीज ध्यान रखना, इसका सबसे मेन रीजन है मेमोरी मैनेजमेंट एंड इफिशियंसी ऑफ योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम की इफिशियंसी और आपके प्रोग्राम को लगने वाली मेमोरी का मैनेजमेंट। अब मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी बात की जाए तो मान लो कि आपको पानी पीना है। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना, आपके घर की अगर बात की तो आपके घर में पानी को स्टोर करने के लिए अलग अलग कंटेनर्स अवेलेबल है। जैसे मान लो आपको थोड़ा सा पानी पीना, मान लिया आप बाहर से आए हो और आपको केवल पानी पीना है, तो आपने क्या करा? आप किचन में गए, आपने एक छोटा ग्लास लिया और उसमें पानी पी लिया। मतलब आपको एक बड़े कंटेनर की रिक्वायरमेंट थी या एक छोटे कंटेनर की रिक्वायरमेंट थी? अब मान लो कि आप बाहर से आए हो और आपने पिछले 4 या 5 घंटे से पानी नहीं पिया हुआ है। डन। तो इस केस में आप क्या करोगे? आप मम्मी से बोलोगे बट मम्मी एक काम करो, एक लोटा भर के पानी ला दो, ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा प्यास लगी। मतलब क्या है? आपको एक बड़ा कंटेनर चाहिए। डन। ज्यादा डेटा, ज्यादा बड़ा कंटेनर। डन। अगर मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठे हो तो आप क्या करोगे? आप एक जग भर के रख लोगे अपने साइड में कि भैया चलो ठीक है 5-7 लोग खाना खा रहे हैं तो जग में एक्स्ट्रा पानी होना चाहिए, बड़ा कंटेनर चाहिए। आपको दिन भर के लिए पानी चाहिए पूरे परिवार के लिए, तो आप क्या करोगे? बड़ा और बड़ा कंटेनर ले लोगे। और वो बड़ा कंटेनर कौन है? आपका मटका। डन। और आपको दिन भर की एक्टिविटी के लिए पानी चाहिए, तो आपने क्या करा? आपके छत पे एक ड्रम भर के रख लिया, तो वो क्या है? वो एक और बड़ा कंटेनर है। मतलब सिंपल सी बात है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका डेटा छोटा है तो आप किसका यूज करोगे? बाइट का। अगर आपका डेटा उससे बड़ा है तो आप किसका यूज करोगे? शॉर्ट का। अगर डेटा उससे भी बड़ा है तो किसका यूज करोगे? इंट का। और अगर डेटा आपका उससे भी बड़ा है तो आप किसका यूज करोगे? लॉन्ग का। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल पे लेके आता हूं। मान लो
अगर मैं यहां पे वर्ड की बात करूं, बाइट, बाइट की बात की जाए तो जो बाइट होता है वो एक छोटा डेटा टाइप है, अवेलेबल है किसके अंदर, जावा लैंग्वेज के अंदर। और जो बाइट होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है माइनस का 128 से लेके प्लस का 127। मैं इस रेंज के ऊपर बात करूंगा आगे, मगर अभी मैं केवल एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई बाइट वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इस बाइट वेरिएबल में आप -128 से लेकर प्लस का 127 इस नंबर के बीच का कोई भी नंबर आप स्टोर करवा सकते हो, बात खत्म। ठीक है, अब पॉइंट को ध्यान समझना। मान लो मुझे क्या करना है, मुझे किसी इंसान की एज को स्टोर कराना है, एज। तो मान लीजिए मैंने किसी से बोला भाई साहब आपकी एज क्या है, तो उसने बोला सर मेरी एज है 29। तो 29 कैसी वैल्यू है, 29 एक इंटीग्रल कैटेगरी की वैल्यू है। डन। अब आपने क्या करा, नॉर्मली अपन क्या करते हैं, नॉर्मली हम यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे इंटीजर एज। अब क्या होगा, एज कैसा वेरिएबल है, इंटीजर। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास एक 4 बाइट की मेमोरी बनेगी। डन। तो मान लो ये एक 4 बाइट की मेमोरी बन गई। डन। ये टोटल मिला के 4 बाइट है। अब इस 4 बाइट की मेमोरी में आपने डेटा स्टोर कराया 29। डन। अब आप एक चीज नोटिस करना कि अगर मैं बात करता हूं 29, तो 29 तो बाइट की रेंज के अंदर है। बाइट की रेंज क्या है, माइनस का 128 से प्लस का 127। अगर आपको किसी इंसान की एज को स्टोर कराना, तो एज कितनी होगी, 10, 15, 20, 25, 90, 100, ज्यादा से ज्यादा। अगर आपकी बात की जाए तो किसी भी इंसान की एज इस रेंज के अंदर तो आ जाएगी एनी केस में। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या होगा, आपने किसी इंसान की एज को स्टोर करने के लिए एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा है, और इंटीजर वेरिएबल कितने बाइट की मेमोरी लेगा, 4 बाइट। मगर उसके अंदर आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो 29, वो 29 तो केवल 1 बाइट में ही आ सकता है। मतलब यहां पर क्या होगा, जो रिमेनिंग 3 बाइट है वो क्या हो जाएंगी, आपकी वेस्ट। एक व्यक्ति की एज को स्टोर कराने के लिए आपने कितने बाइट की मेमोरी को बर्बाद कर दिया, 3 बाइट की मेमोरी को आपने बर्बाद कर दिया, अनयूज्ड रह गई, किसी काम की नहीं है वो। डन। इसके अलावा मान लो कि आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, उस एप्लीकेशन में आपको 1 लाख लोगों की एज स्टोर करानी है, 1 लाख। तो भैया अगर 1 लाख लोगों की एज को स्टोर कराने के लिए आप किसका यूज करोगे, इंटीजर का। मतलब तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो 1 लाख लोगों की एज को स्टोर कराने के लिए आप कितनी मेमोरी क्रिएट करोगे, 4 लाख बाइट। एक इंटीजर कितने बाइट की मेमोरी लेता है, 4 बाइट। तो 1 लाख एज के लिए आपने कितने बाइट की मेमोरी क्रिएट कर दी, 4 लाख बाइट की। यूज कितनी होगी, यूज तो वही 1 लाख बाइट होगी, क्योंकि हर जगह पर शुरुआत के 3 बाइट क्या हो जाएंगे, आपके बर्बाद हो जाएंगे। डन। मतलब यहां पर मेमोरी वेस्टेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप यहां पर डेटा यूज करोगे बाइट एज। तो अगर आपने बाइट टाइप का डेटा डिक्लेयर करा तो उस केस में क्या होगा, आपके पास एक मेमोरी बनेगी 1 बाइट की, और उसी 1 बाइट की मेमोरी में आपका डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, आपका मेमोरी वेस्टेज बचेगा। डन। पहला पॉइंट तो ये है। तो नॉर्मली अगर आपको छोटा डेटा स्टोर कराना है तो आप किसका यूज करोगे, बाइट का। अगर आपको उससे बड़ा डेटा स्टोर कराना है तो आप किसका यूज करोगे, शॉर्ट का। अगर आपको उससे भी बड़ा डेटा स्टोर कराना है तो किसका यूज करोगे, इंट का। और उससे भी बड़े डेटा के लिए आप किसका यूज करोगे, लॉन्ग का। डन। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार। बट एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर कितना बड़ा डेटा होगा उसको अपन डिस्कस करेंगे, उसकी रेंज को अपन डिस्कस करेंगे कि यहां पर कितनी बड़ी वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, और जिसको बोला जाता है परफॉर्मेंस। डन। अब मेरे पॉइंट को यहां पे समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। जैसे मान लो कि आपने क्या करा, आपने अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर एज। डन। अब क्या होगा, आपके पास में 4 बाइट की मेमोरी बन जाएगी। डन। तो मान लो ये एक 4 बाइट की मेमोरी बन गई, और इस मेमोरी की बात की जाए तो इस मेमोरी में आपने आपका कोई डेटा स्टोर करा दिया, किसी इंसान की एज को स्टोर करा दिया। तो एज क्या है, एज है आपकी मान लो 29। तो 29 नॉर्मली 1 बाइट में आ जाएगा, तो मान लो ये जो 1 बाइट की मेमोरी है यहां पर आपका 29 आ गया। डन। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपने जो वेरिएबल चूज किया है वो वेरिएबल कैसा है, आपका इंटीजर। अब कंपाइलर को यह थोड़ी पता है कि भैया तुम्हारा डेटा 1 बाइट में आ चुका है। कंपाइलर तो वेरिएबल के साइज को देखेगा। डन। तो यहां पर वेरिएबल का साइज कितना है, वेरिएबल का साइज 4 बाइट है। अब प्रॉब्लम को समझना,
मान लो कि आपने आपके प्रोग्राम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, मान लो आपने एज को कंपेयर किया या एज को इंक्रीमेंट किया या कोई भी ऑपरेशन आपने क्या करा, परफॉर्म किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो प्रोसेसर है, डन, इस प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो इसका काम क्या है, इसका काम है आपके डेटा को प्रोसेस करना। तो प्रॉब्लम यहां पर यह होगी कि आपका डेटा तो 1 बाइट में रखा हुआ है, मगर इस प्रोसेसर को ओवरऑल मिलाकर 4 बाइट को ही प्रोसेस करना पड़ेगा, पूरी 4 बाइट को। उसको नहीं पता कि आपका जो डेटा वो केवल 1 बाइट के अंदर आ चुका है, वो तो क्या करेगा, वो पूरे 4 बाइट को प्रोसेस करेगा। आप खुद सोचिए इस चीज को, प्रोसेसर अगर 1 बाइट की प्रोसेसिंग करता, उसी जगह पर वो कितने बाइट की प्रोसेसिंग कर रहा है, 4 बाइट की, तो ऑब्वियस सी बात है उसे ज्यादा टाइम लगेगा। दैट्स वाई अगर आप ऐसा डाटा टाइप यूज कर रहे हो जो कि डेटा छोटा स्टोर कर रहा है मगर उसका साइज ज्यादा है, तो उस केस में आपके प्रोसेसर का क्या बढ़ जाएगा भाई साहब, लोड। डन। तो दैट्स वाई आपको अपने डेटा टाइप्स को भी छोटा ही लेना पड़ेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। डन। सिंपल सी बात है, अगर आपको 1 गिलास पानी पीना है तो आप किचन में जाके 1 गिलास पानी ही लेकर आओगे, आप कोई मटका उठा के नहीं ले आओगे। ठीक है, अब मटका अगर आप उठा के लाओगे तो उसको रखने के लिए भी ज्यादा जगह लगेगी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उस मटके को उठाने में आपको ज्यादा एफर्ट लगेंगे एज कंपेयर टू 1 गिलास को उठाने में। तो सेम कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में भी काम करता है। दैट्स वाई आपको हमेशा यह सोचना पड़ेगा कि आपका डेटा कैसा है। अगर आपका डेटा छोटा है तो छोटा डेटा टाइप ले लो, अगर आपका डेटा बड़ा है तो बड़ा डेटा टाइप ले लो। ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। डन। आगे बढ़, अब यहां पर हमारे पास जितने भी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, उन डेटा टाइप्स के बेसिस पर मैं आपके सामने एक चार्ट क्रिएट कर रहा हूं, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूं। और इस पर्टिकुलर टेबल की बात की जाए तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको यहां पे समझ में ना आए, मगर आप इस टेबल को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो। अपकमिंग वीडियोस में जब वो टॉपिक आएगा जिसका रिलेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक से है, तो मैं आपको उसको डायरेक्टली डिटेल में क्लियर करूंगा कि उसका क्या रिलेशन है। बट ये जो आर्किटेक्चर है इसको आपको अभी नोट डाउन करना पड़ेगा। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो सबसे पहले अपन एक वर्ड के ऊपर बात करते हैं जिससे बोला जाता है साइज। साइज मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा बाइट बी, डन, या मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा शॉर्ट एस, आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर आई, और आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसका नाम दिया लॉन्ग एल। डन। अब यहां पर अगर बी की बात करें तो बी कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो जो बी है वो बाइट वेरिएबल है, और बाइट वेरिएबल 1 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। मतलब कितने बिट हो गए भाई साहब, 8 बिट। बात खत्म, ये आपको बता चुका हूं मैं आगे। इसके अलावा शॉर्ट की बात की जाए तो शॉर्ट कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट, और 2 बाइट मतलब कितने बिट हो गए भाई साहब, 16 बिट। बात खत्म। अगर इंट की बात की जाए तो इंट कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट, और 4 बाइट मतलब कितने बिट होगा भाई साहब, 32 बिट। दैट्स इट। और अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो जो लॉन्ग होता है वो टोटल मिलाकर 8 बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। मतलब टोटल कितने बिट, 64 बिट। बात खत्म। तो ये तो बात हुई साइज की। अब यहां पर हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे बोला जाता है रेंज। रेंज मतलब क्या, रेंज मतलब लिमिटेशन, बाउंड्री, आप कितना बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे आपने यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर किया बाइट बी, ध्यान दीजिएगा प्लीज, बाइट बी, क्या होगा, आपके पास में एक मेमोरी बनेगी। कितने बाइट की मेमोरी बनेगी भाई साहब, 1 बाइट की। डन। अब इस 1 बाइट की अगर मेमोरी की बात की जाए तो 1 बाइट की मेमोरी एक लिमिटेड मेमोरी है, एक छोटी मेमोरी है। तो इस छोटी मेमोरी में आप कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो। डन। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई बाइट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो बाइट वेरिएबल -128 से लेकर प्लस का 127, इस नंबर के बीच का कोई भी नंबर बाइट वेरिएबल में स्टोर करवाया जा सकता है। मतलब अगर आपने यहां पर स्टेटमेंट लिखा b = 89, तो ये 89 यहां पर जाके स्टोर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। बट अगर आपने स्टेटमेंट लिखा b = 128, अब भैया रेंज कहां तक है, 127 तक, आपने वैल्यू क्या स्टोर करा दी, 128। कंपाइलर बोलेगा भाई साहब हटा दो ये स्टेटमेंट, गलत है। कंपाइलर क्या दे देगा आपको, एरर। डन। तो बाइट की बात की जाए तो जो बाइट होता है उसकी रेंज होती है -128 से लेके प्लस का 127। डन। आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर आप सभी की अगर बात किया तो आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने जो रेंज तो लिख दी माइनस का 120 से प्लस का 127, ये रेंज आई तो आई कहां से? तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी इंटीग्रल डे टाइप की, ध्यान रखना जो मैं रूल बता रहा हूं वो केवल इंटीग्रल कैटेगरी के डे टाइप के लिए अवेलेबल है। डन। तो एक चीज ध्यान रखना, इंटीग्रल कैटेगरी के जितने भी डे टाइप्स होते हैं उनकी जो रेंज होती है वो रेंज एक फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। डन। तो यहां पर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला टू फाइंड रेंज। किसी भी इंटीजर या किसी भी इंटीग्रल डे टाइप की रेंज को आइडेंटिफाई करने का क्या होता है बेटा? एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अत्यंत आसान है, माइनस का 2 टू द पावर n माइनस 1 2 प्लस का 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये एक फॉर्मूला होता है। और यहां पे n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स। डन। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैंने आपसे क्या बोला? बाइट जो होता है वो कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? 1 बाइट। और 1 बाइट मतलब कितने बिट होते हैं? 8 बिट। तो यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूं और मुझे बाइट की रेंज को आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस का 2 टू द पावर 8 माइनस 1। क्यों? क्योंकि n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बिट्स। और बाइट में कितने बिट होते हैं? टोटल मिला के 8 बिट। तो माइनस का 2 टू द पावर 8 माइनस 1 से लेके प्लस का 2 टू द पावर 8 माइनस 1 माइनस 1। अब यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस का 2 टू द पावर 7 2 प्लस का 2 टू द पावर 7 माइनस का 1। अब 2 टू द पावर 7 की अगर बात की जाए तो 2 टू द पावर 7 क्या होता है भाई साहब? 2 टू द पावर 7 होता है आपका 128। अगर आप चाहो तो आप कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो पावर कैसे निकाली जाती है। डन। तो यहां पर 2 टू द पावर 7 का मतलब क्या हुआ? 128। तो यहां पर आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? माइनस का 128 2 प्लस का 128 माइनस का 1। और 128 माइनस 1 क्या हो गया आपका? 127। तो ये क्या है? ये आपकी बाइट की रेंज है। डन। जो आपके सामने यहां पे लिखी हुई है। तो रेंज कैसे आइडेंटिफाई की जाती है? तो रेंज को आइडेंटिफाई करने का क्या होता है भाई साहब? ये फॉर्मूला होता है। डन। क्लियर? सेम एज इट इज अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट की रेंज क्या होगी? शॉर्ट की रेंज होती है माइनस का 32768 से लेके प्लस का 32767। डन। अगर मैं इंट की बात करूं तो इंट की रेंज क्या होती है? इंट की रेंज होती है माइनस का 2147483648 से लेके प्लस का 2147483647 तक। और इसके बाद अब यहां पर लॉन्ग की बात की जाए तो भाई साहब लॉन्ग की रेंज मुझे भी याद नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी रेंज है। तो यहां पर अगर मैं लॉन्ग की बात करूं तो लॉन्ग की रेंज क्या होगी? लॉन्ग की रेंज होगी माइनस का 2 टू द पावर 64 माइनस 1, या फिर सीधे क्या लिख दो? 63। डन। 2 प्लस का 2 टू द पावर 63 माइनस 1, ये क्या होगी? रेंज होगी। किसकी रेंज होगी भाई साहब? लॉन्ग की। फॉर्मूले में पुट करो, थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करो, आपको पता लग जाएगा कि यहां पर लॉन्ग की रेंज क्या होगी। डन। क्लियर? तो हमने दो चीज के बारे में बात कर ली, साइज और दूसरा रेंज। अब बात करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट डे टाइप्स के यूजेस के बारे में। रिमेंबर, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं बाइट डे टाइप के बारे में तो बाइट डे टाइप का यूज कहां किया जाता है? तो एक चीज ध्यान रखना, बाइट डे टाइप का यूज ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जब आप आपके डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में मैनेज करना चाहते हो। रिमेंबर, अब यहां पर मैं अगर बात करता हूं बाइनरी फाइल्स, तो बाइनरी फाइल क्या होती हैं? जस्ट लाइक कोई इमेज है वो एक बाइनरी फाइल की कैटेगरी में आती है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, तो ये किस कैटेगरी में आता है? बाइनरी फाइल की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास कोई कंप्यूटर है और मुझे मेरे कंप्यूटर से किसी अदर कंप्यूटर के ऊपर कोई डेटा ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में आपको नेटवर्किंग एप्लीकेशन डिजाइन करने पड़ेंगे। तो नेटवर्किंग एप्लीकेशन में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए आप किसका यूज करोगे? बाइट अरे का यूज करोगे। मान लीजिए आपके कंप्यूटर पर कोई फाइल रखी हुई है और उस फाइल से अगर आपको डेटा को रीड करना है तो जो डेटा होता है वो नॉर्मली बाइट अरे के फॉर्म में क्या होता है? रीड होता है। तो इस केस में अगर बात की जाए तो अगर आपका डेटा बाइनरी पैटर्न में है तो उस केस में आप किसका यूज करोगे? बाइट अरे का या बाइट का। डन। इसके अलावा मैं यहां पर बात करता हूं शॉर्ट के बारे में। तो शॉर्ट की अगर बात करें तो शॉर्ट का यूज एग्जैक्टली कहां किया जाता है? देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं शॉर्ट डेटा टाइप की बात करूं तो शॉर्ट डेटा टाइप करंट ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं आज से 20 साल पुरानी बात करूं तो 20 साल पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी प्रोसेसर आते थे वो सारे के सारे अप्रॉक्स 16 बिट आर्किटेक्चर पे वर्क करते थे। तो उस समय के अकॉर्डिंग जब जावा लैंग्वेज डेवलप हुई थी तो उन्होंने शॉर्ट डेटा टाइप का यूज कर लिया था। मगर आज के समय की अगर बात की जाए तो आज के समय में आपके पास में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, जितने भी प्रोसेसर अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे 32 बिट हैं या तो 64 बिट हैं। इट मीन्स दैट हमारा जो शॉर्ट है वो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कॉम्पेटेबल नहीं है। डन। तो शॉर्ट का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, मगर ऐसी सिचुएशन जब आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है और आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप किसका यूज करोगे? शॉर्ट का। क्योंकि आप एक चीज सोचो कि अगर आपका काम, आपका जो डेटा है वो एक शॉर्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाता है मान लीजिए, तो शॉर्ट कितने बाइट की मेमोरी लेता है? 2 बाइट की। डन। और अगर आपका डेटा 2 बाइट में स्टोर हो जाता है तो आप इंटीजर वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करोगे? वो 4 बाइट की मेमोरी ले लेगा और आपकी 2 बाइट की मेमोरी क्या चलेगी? बर्बाद। सेम एडिटिव मगर मान लो आपके पास में 1 लाख इंटीजर हैं और 1 लाख इंटीजर स्टोर कराने के लिए आपने किसका यूज कर लिया? इंट डेटा टाइप का। तो क्या होगा? आपकी लगभग 2 लाख बाइट की मेमोरी क्या चली जाएगी? वेस्टेज। तो इस केस में आप किसका यूज करोगे? इस केस में आप यूज करोगे शॉर्ट का। तो जो शॉर्ट होता है वो कैसा होता है? आपका मेमोरी इफिशिएंट। बात खत्म। इसके अलावा नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं, अगर आपने वर्ड सुना होगा टीसीपी आईपी, ये जितने प्रोटोकॉल्स होते हैं, इन प्रोटोकॉल्स की अगर बात किया तो नेटवर्क प्रोटोकॉल जो होते हैं 16 बिट आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। तो वहां पर अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो उस केस में आप किसका यूज करोगे? शॉर्ट का। डन। इसके अलावा जो लेगेसी सिस्टम होते हैं, लेगेसी सिस्टम मतलब क्या? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आज से काफी समय पहले डिजाइन हुए हैं और उनको जब डिजाइन किया गया था तो वो 16 बिट आर्किटेक्चर पे क्या हुए? डिजाइन हुए हैं। तो उनसे अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आप किसका यूज करोगे? नॉर्मली शॉर्ट का। डन। तो शॉर्ट का यूज करंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उतना फिजिबल नहीं है, मगर लेगेसी सिस्टम को मैनेज करने के लिए आप किसका यूज करते हो? शॉर्ट का। डन। इसके अलावा अगर मैं इंट की बात करूं तो भैया इंट जो होता है वो तो आपका सबसे ज्यादा कॉमनली यूज डेटा टाइप है। डन। नॉर्मली क्या होता है? देखो, अगर अपन बात करें आज के समय के अकॉर्डिंग तो नॉर्मली आपकी वैल्यू इतनी छोटी भी नहीं होती है। अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो उस प्रोग्राम में आपका जो आउटपुट होगा वो इतना छोटा भी नहीं होगा कि वो शॉर्ट की रेंज में आ जाए, और ना ही वो आउटपुट इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि वो लॉन्ग की रेंज को बिलोंग करे। मैक्सिमम केसेस में आपके जो आउटपुट जनरेट होंगे वो इंटीजर की रेंज को सपोर्ट कर जाएंगे। तो यहां पर जो इंटीजर है वो हमारा एक बैलेंस टाइप है। डन। ना तो बहुत ज्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज्यादा छोटा। तो मैक्सिमम केसेस में हम किसका यूज करते हैं? इंटीजर का। डन। इंटीजर कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? 4 बाइट। डन। ना तो बहुत ज्यादा मेमोरी ले रहा है, नहीं बहुत कम मेमोरी ले रहा है। बट अगर मैं यहां पे बात करता हूं लॉन्ग की, तो लॉन्ग की बात की जाए तो लॉन्ग की रेंज बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होती है और नॉर्मली इतने बड़े कैलकुलेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। मगर कुछ केसेस की अगर बात की जाए तो कुछ केसेस में आपको लॉन्ग की जरूरत पड़ेगी। जस्ट लाइक मान लीजिए आप टाइम स्टैम्प की बात करो। टाइम स्टैम्प मतलब क्या? टाइम ड्यूरेशन। आपको सेकंड में टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। मान लो फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है कि भैया 1990 से लेके 1990 या 1970 से लेके अभी तक कितने सेकंड हो चुके हैं करंट टाइम तक, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इंटीजर काम नहीं आएगा। उस केस में आप किसका यूज करोगे? लॉन्ग का। डन। अगर मान लीजिए कि कोई बैंक है, उस बैंक में मंथली या ईयरली होने वाले ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना है, तो आप किसका यूज करोगे? लॉन्ग का, क्योंकि उस केस में आपका इंट काम नहीं आएगा। डन। इसके अलावा मान लीजिए कोई बहुत बड़ी साइज की फाइल है, मान लो फॉर एग्जांपल 5 जीबी की फाइल है, 10 जीबी की फाइल है, अगर उसके लिए आपको फाइल सिस्टम क्रिएट करना है तो आप किसका यूज करोगे? लॉन्ग का। तो जहां पर आपको एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो कि इंटीजर सपोर्ट नहीं करता है, तो आप किसका यूज करोगे? लॉन्ग का। मगर 99% केसेस में आपका काम इंटीजर से हो जाता है। एक्सेप्शनली अगर बात की जाए तो अपन किसका यूज करते हैं? लॉन्ग का। डन। अब यहां पर हम बात करते हैं एक और कंसेप्ट के बारे में जिससे बोला जाता है डिफॉल्ट वैल्यू। अब डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है?
तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सभी की बात की जाए तो आप सभी ने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी होगी, और सी और सी प्लस प्लस की बात की जाए तो वहां पर एक कंसेप्ट होता है जिसके बोला जाता है गार्बेज वैल्यू। अब गार्बेज वैल्यू की बात करो, गार्बेज का मतलब क्या होता है? गार्बेज मतलब कचरा। और प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग में गार्बेज वैल्यू किसको बोला जाता है? तो प्रोग्रामिंग में गार्बेज वैल्यू उसे बोला जाता है जो वैल्यू आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल हो, कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा एक्स, यहां पर क्या होगा, आपके पास में एक मेमोरी बन जाएगी, कितने बाइट की मेमोरी? 4 बाइट की। डन। और इस पर्टिकुलर मेमोरी की बात की जाए तो इस मेमोरी में आपने क्या स्टोर करा दिया? 29। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना, ये 29 यहां पर जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, बात खत्म। मगर मान लो कि आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया, मेमोरी बन गई, मगर उस मेमोरी में आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। इस केस में क्या होगा? अगर आपने उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करी तो इस केस में उस वेरिएबल में कोई अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। डन। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इस वैल्यू को क्या बोला जाता है? गार्बेज वैल्यू, अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू। बट अगर मैं जावा लैंग्वेज की बात करूं तो जावा लैंग्वेज में गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। जावा लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो जावा लैंग्वेज में कंसेप्ट वर्क करता है जिसे बोला जाता है डिफॉल्ट वैल्यू। डन। अब पॉइंट को ध्यान समझना, अगर मैं यहां पे वर्ड की बात करूं डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू मतलब क्या? कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा बाइट बी, डन। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या होगा? एक मेमोरी बन जाएगी, कितने बाइट की मेमोरी बन जाएगी भाई साहब? 1 बाइट की। तो ये मेमोरी बन गई 1 बाइट की। अब यहां पर अगर आपने इस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं दी तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में जो बी वेरिएबल है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा 0, आपको देने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। डन। तो बाइट वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। शॉर्ट की बात की जाए तो शॉर्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। वेरिएबल डिक्लेयर करो, कोई वैल्यू मत दो, काम खत्म, अपने आप क्या आ जाएगा? 0। यहां पे गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट नहीं होता है। डन। अगर इंट की बात की जाए तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, और लॉन्ग की बात की जाए तो लॉन्ग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0l। डन। तो अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो इस केस में वो वेरिएबल अपने आप एक वैल्यू ले लेगा, और वो वैल्यू कौन सी है? आपकी डिफॉल्ट वैल्यू। तो बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, इन सभी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? और वो होती है आपकी 0। डन। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर अपन जावा की बात करें तो जावा में आप कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 2 स्कोप होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा स्कोप होता ही नहीं है, ध्यान रखना। तो जावा में अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 2 स्कोप होते हैं। पहला, क्लास में, अगर आप कोई क्लास बनाओगे तो क्लास में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। डन। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं कि अभी ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, क्या? कि अगर किसी वेरिएबल को मैंने किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो क्या होगा, और क्लास के अंदर डिक्लेयर किया तो क्या होगा, कि आपको ये पता ही नहीं है कि क्लास क्या होती है और फंक्शन क्या होता है, या फिर क्लास का स्कोप क्या होता है या फंक्शन का स्कोप क्या होता है। डन। तो दैट्स व्हाई इस पॉइंट को भी मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, मगर मैं केवल इतना लिख रहा हूं कि अगर आपने किसी वेरिएबल को कहां डिफाइन करा है? फंक्शन के स्कोप में, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट इनिशियलाइज दैट वेरिएबल बिफोर यूज। मतलब अगर आपने किसी वेरिएबल को फंक्शन में डिक्लेयर किया है तो आपको उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, कोई ना कोई वैल्यू देना पड़ेगी अगर आप उसको यूज करना चाहते हो। डन। यहां पर उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 कब होगी? जब वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर होगा। अब ये पॉइंट आपको भी क्लिक नहीं करेगा, लेट इट बी, छोड़ दो, जब मैं आपको समझाऊंगा क्लास स्कोप और फंक्शन स्कोप तो ये पॉइंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ये होता क्या है। डन। तो अभी आप इस पॉइंट को यहां से छोड़ सकते हो, मैंने यहां पर इसलिए मेंशन करा हुआ है कि आपके पास में एक टेबल क्रिएट हो जाए जो आपको आगे काम आएगी। डन। क्लियर है? तो ये थे आपके ओवरऑल मिला के 4 डेटा टाइप जो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं?
इंटीग्रल, बात खत्म। अब यहां पर एक पॉइंट और है। मान लो कि मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा, कोई नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिखा 29। अब मेरे पॉइंट को समझना, 29 की बात की जाए तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो 29 है वो बाइट की रेंज में भी है, 29 जो है वो शॉर्ट की रेंज में भी है, 29 जो है वो इंटीजर की रेंज में भी है, और 29 जो है वो लॉन्ग की रेंज में भी है। डन। अब पॉइंट यहां पर ये बनता है कि सर जब 29 बाइट की रेंज में भी है, शॉर्ट की रेंज में भी है, इंटीजर की रेंज में भी है और लॉन्ग की रेंज में भी है, तो कंपाइलर इसको क्या मानेगा? मैं इसको क्या बोलूं? मैं इसको बाइट बोलूं, शॉर्ट बोलूं, इंट बोलूं, लॉन्ग बोलूं, क्या बोलूं? मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, क्योंकि तो सबको बिलोंग कर रहा है। क्योंकि 29 आप यहां पे देखो, यहां पे भी अलाउड है, यहां पर भी है, यहां पर भी होता है, यहां पर तो ऑलरेडी होगा, तो किसको बिलोंग करेगा? ये क्या माना जाए? तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके ऊपर मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी। तो अगर बात की जाए तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की अगर बात की जाए जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ध्यान रखना, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की बात की जाए जिसमें आपका डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट इंटीजर मानी जाएगी। डन, क्लियर है? इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अपन सॉर्ट आउट करेंगे, तब आपको ये टॉपिक और ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। मगर अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई नंबर लिख दिया 29 या मान लो 73, चाहे वो बाइट की रेंज में हो, चाहे वो शॉर्ट की रेंज में हो, चाहे वो इंट की रेंज में हो, चाहे वो लॉन्ग की रेंज में हो, वो नंबर क्या माना जाएगा? इंटीजर ही माना जाएगा। डन। तो ये थे हमारी पहली कैटेगरी के 4 डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। डन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी दूसरी कैटेगरी के बारे में, जिसे बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक का कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री राम। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।